अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ेंगे। अब मोमेंटम पिछले आर्टिकल्स में आपको समझा दिया गया है। दो चीजें याद रखना, एक मोमेंटम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum। दूसरी चीज impulse पढ़ी है आपने पिछले लेक्चर में। impulse क्या होती है, when a large force act on a body for a very short time, product of force and time is called impulse। impulse का फार्मूला क्या था, impulse I is equivalent to F into del T। ये दो चीजें याद रखना। खैर, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम यूं समझ लें कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉडीज हैं। वो नंबर ऑफ बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। जैसे गैस का एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर गैस के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं। वो मॉलिक्यूल आपस में तो फोर्स लगा रहे हैं, मगर कोई बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर अमल नहीं कर रही। वो जो गैस का सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड होगा। तो इसकी मैं आसान डेफिनेशन करूंगा, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की वो डेफिनेशन जो आपको बताई है, अ सिस्टम कंटेनिंग नंबर ऑफ बॉडीज विच कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा। एग्जाम्पल वैसे मैंने वही गैस के मॉलिक्यूल की आपको दी है। से ये एक चैम्बर है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बट जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से अमल करने वाली फोर्स है, दैट इज जीरो। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखना, इन रियल फिजिकल वर्ल्ड जो हमारी फिजिक्स है, रियल फिजिक्स, हम कह सकते हैं देयर इज नो आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, मगर एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर अंदरूनी फोर्स, जो आपस की फोर्स है, वो ज्यादा है और बैरूनी फोर्स क्या है, कम है, उसको हम आइसोलेटेड मान लेते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बैरूनी फोर्स अमल ना करे। एग्जांपल, और रियल फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं करता, मगर एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बैरूनी फोर्स कम हो और उसके अंदर जो आपस की फोर्सेस हैं सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की, या जो भी उसके अंदर बॉडीज हैं, वो ज्यादा हैं, तो वो सिस्टम आइसोलेटेड कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट बड़ी आसान है। स्टेटमेंट के मुताबिक टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल जो लीनियर मोमेंटम होता है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, टोटल लीनियर मोमेंटम है, वो कांस्टेंट रहता है। इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर किसी सिस्टम के ऊपर बैरूनी फोर्स अमल ना करे तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, इसको प्रूव करने के लिए लेट वी हैव टू स्मूथ balls
एक आपके पास ये बॉल है और दूसरी फॉर एग्जांपल आपके पास ये ब्लू कलर की बॉल है। ये देखिए, बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। इसके मूव करने की वेलोसिटी v1 है, इसके मूव करने की वेलोसिटी v2 है। इस बॉल का जो मैस है वो m1 है, इसका मैस क्या है m2। बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट, ये दोनों बॉल्स यहां पे इंटरेक्ट करती हैं। ये देखिए, ये दोनों में कुलियन हो रहा है। जैसे ही आपस में टकराएंगे, ये m1 जो है ये m2 के ऊपर एक्शन फोर्स लगाएगा और m2 m1 के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो इसकी फॉर एग्जांपल m1 की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो मान ले ये है एक्शन फोर्स, और वो जो रिएक्शन फोर्स होगी थर्ड लॉ के मुताबिक वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो F प्राइम रिएक्शन फोर्स है। खैर, दो बॉल्स मूव कर रही थी, दोनों आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद कोलिजन हो चुका है। टकराने के बाद ये वाली जो मैस m1 थी, अब ब्लू कलर में है ये m1 अब मूव कर रही है वेलोसिटी v1 प्राइम से, और वो जो दूसरी थी ब्लू वाली, फॉर एग्जांपल उसको मैं रेड कर रहा हूं, ये वाली बॉल m2 दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 प्राइम या v2 डैश। ये एक सिंपल सिचुएशन है। हम इस सारे सिचुएशन में हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेंगे। हमने जहां से बात शुरू की है, कंसीडर वी हैव टू स्मूथ हार्ड balls moving along the same direction. Both the balls collide with each other. ये देखिए collision हुआ, and m1 exert a force F and m2 exert a reaction force F prime. Due to this collision, the momentum will change. Do you know change in momentum? Change in momentum, मोमेंटम में तब्दीली निकालते हैं किसका? पहले चलो m1 का कर लेते हैं, ऑफ बॉल m1 का जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, आपको पता है चेंज इन मोमेंटम डेल p किसके बराबर होता है? वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। फाइनल कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो m1 का फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्राइम माइनस इसका जो इनिशियल शुरू में था टकराने से पहले वो होगा m1 v1। जैसा कि आपको पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है? इंपल्स के। पिछले आर्टिकल में समझाया था। और इंपल्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम प्रीवियस नॉलेज से इक्वेशन यहां पे पुट करेंगे। इट मींस दैट डेल पी आई के बराबर है और आई एफ इंटू डेल टी के बराबर है। ये यहां पे दर्ज कर दें तो एफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल टी इक्वल्स m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। नाउ आई विल फाइंड, जैसे मैंने चेंज इन मोमेंटम m1 निकाल लिया है, अब दूसरी बॉल के लिए करेंगे। मैं लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली ऑफ मैस m2 का निकालते हैं। जाहिर है यही फार्मूला लगेगा, यानी इसके लिए डेल पी बराबर होगा बिल्कुल ऐसे ही, चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और डेल पी स्टूडेंट बराबर हो जाएगा, हाँ जी, ये क्योंकि m2 है तो फाइनल m2 v2 डैश माइनस इनिशियल m2 v2। तो यहां पे आएगा m2 v2 डैश फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद माइनस m2 v2। ये मेरे पास
चेंज इन मोमेंटम है। अब नेक्स्ट, जैसे आपको पता है चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, F इंटू टी। तो यहाँ डेल पी की जगह आप ये F इंटू टी दर्ज कर देंगे। तो इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, डेल पी की जगह F इंटू डेल टी इक्वल्स, हाँ जी, एम टू वी टू डैश, एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। लेकिन चूंकि जो रिएक्शन फोर्स थी वो एफ प्राइम थी, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, एफ प्राइम। अब मैं इसको से इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। सो आई कैन राइट हियर दैट बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, हाँ जी, F इंटू डेल टी, F इंटू डेल टी प्लस ये इक्वेशन ऐड कर दें, F प्राइम इंटू डेल टी इक्वल्स, हाँ जी, M1 V1 प्राइम, M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। देखिए मैथमेटिकल जरूर है मगर सिंपल है। आपने इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को जस्ट ऐड किया है, राइट साइड में राइट साइड ऐड किया और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड। अब इसमें से हमें डेल टी कॉमन मिल रहा है, तो डेल टी कॉमन ब्रैकेट के अंदर F प्लस F प्राइम इक्वल्स, इसको लिखेंगे M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब है F फोर्स जो इस गेंद ने इसके ऊपर लगाई है और ये फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, यानी फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स F प्राइम, मगर डायरेक्शन में क्या होती है, अपोजिट। सो यहां पे नेगेटिव साइन नहीं भूलना आपने। अब यूं करें, इस माइनस एफ को इक्वेशन के इस तरफ ले आए तो आपके पास F माइनस प्लस F प्राइम इज इक्वल टू 0। ये एक बड़ी सादा सी इक्वेशन आपके पास बन रही है, F प्लस F प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको यहां पे दर्ज कर दें इस इक्वेशन में से। ये इक्वेशन 3 है, मैं इसको लेबल कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास डेल टी इंटू ये किसके बराबर हो गया 0 इक्वल्स M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ये आपके पास इक्वेशन। खैर 0 जिससे मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है, तो मेरे पास 0 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब एक काम करें, जिनके साथ प्राइम नहीं लगा हुआ उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए। जैसे ये है M1 V1 और ये M2 V2, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए। तो मेरे पास ये माइनस जब इधर आएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा M1 V1 और ये वाला इक्वेशन किस तरफ आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस ये वाला M2 V2 प्राइम। ये अगर आप गौर करें, ये है M1 V1 यानी टकराने से पहले का बॉल M1 का जो है ना मोमेंटम, प्लस हो रहा है M2 V2 यानी टकराने से पहले दूसरी बॉल का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम यानी टकराने के बाद M1 का मोमेंटम, ये प्लस
m2v2 प्राइम, यानी टकराने के बाद बॉल m2 का मोमेंटम, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तो हम कह रहे हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें याद रखना कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। अब अगर एक सिस्टम है, नंबर ऑफ बॉडीज हैं, से ये हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल ये इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इस लॉ के मुताबिक अगर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है, ये आइसोलेटेड है, अगर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है तो एट द सेम टाइम किसी दूसरी बॉडी के ऊपर उतनी ही फोर्स अमल कर रही होगी, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगी। यानी अगर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज हैं, अगर उनके अंदर एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अमल कर रही है तो उसी वक्त किसी दूसरी बॉडी के ऊपर भी उतनी ही फोर्स अमल कर रही होती है। तो इसमें आप देखें, आज आपने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टेटमेंट बड़ी आसान है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दो बॉल्स थी, टकराने से पहले m1 v1 m2 v2 था सिचुएशन, दोनों टकराती हैं, एक्शन रिएक्शन होता है, टकराने के बाद एक की वेलोसिटी v1 डैश, दूसरी की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। इक्वेशन आपने चेंज इन मोमेंटम यहां पे इन्वॉल्व किया है क्योंकि कोलिजन हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम आपको पता है इंपल्स के बराबर है, तो ये आपके पास इक्वेशन। इसी तरह m1 और m2 दोनों के चेंज निकाल लोगे, इक्वेशन ऐड करोगे तो आपके पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।